कैसा लगेगा आपको जब आपको पता चले कि आपके ही अपनों ने आपको धोखा दिया है, बल्कि आपके सबसे करीबी ने आपको धोखा दिया। एक ऐसी ही कहानी है जिसे जेफरी आर्चर ने लिखा है और इस कहानी का नाम है द एंड गेम। टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, एक शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है जिसमें जेफरी आर्चर की कई सारी कहानियां संग्रहित है। आइए चलिए एक ऐसी ही कहानी द एंड गेम के बारे में पढ़ते हैं। और मुझे मालूम है कि आपको एंड सुन के तो मजा ही आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। कॉर्नेलियस बैरिंगटन एक चेस का गेम खेल रहे थे। 2 घंटे हो चुके थे और वो जानते थे कि वो 7 कदम रह गए हैं चेकमेट से। बस उनके सामने थे फ्रैंक विंसेंट। फ्रैंक विंसेंट उनके सबसे ज्यादा पुराने दोस्त थे, बल्कि उनके सॉलिसिटर थे। उनके बीच में कुछ चीजें कॉमन थी, जैसे कि दोनों 60 साल से ज्यादा के थे, दोनों का बैकग्राउंड मिडिल क्लास था और वो दोनों सेम स्कूल से आते थे, बल्कि सेम यूनिवर्सिटी से। लेकिन इसके आगे उनकी कोई सिमिलैरिटी नहीं थी। जैसे कि कॉर्नेलियस एक एंटरप्रेन्योर थे, वो रिस्क टेकर थे। उनकी साउथ अफ्रीका और ब्राजील में काफी ज्यादा कमाई हुई थी माइनिंग के थ्रू। फ्रैंक जो थे वो सॉलिसिटर थे और काफी स्लो और कॉशियस थे किसी भी डिसीजन को लेकर के। उन्हें डिटेल्स में झांकना ज्यादा पसंद था। कॉर्नेलियस और फ्रैंक के बीच में उनके फिजिकल अपीयरेंस का भी अंतर था। कॉर्नेलियस 60 साल के हैंडसम बुड्ढे थे, ऐसा समझ लो। कॉर्नेलियस के पास घने सफेद बाल थे और वो काफी हट्टे कट्टे भी थे, ऐसा समझ लो कि हैंडसम बुड्ढे। वहीं अगर हम फ्रैंक की बात करें तो फ्रैंक मीडियम स्टैचर के थे और उनका चांद चमकने लगा था। आप समझ ही गए होंगे। कॉर्नेलियस की पत्नी को गुजरे हुए 40 साल हो चुके थे और फ्रैंक हैप्पीली अनमैरिड कन्फर्म्ड बैचलर। लेकिन वो चीज जिसने इन दोनों को एक साथ बांध के रखा था वो थी चेस। कॉर्नेलियस हर थर्सडे की शाम को फ्रैंक के साथ चेस खेला करते थे और देखा जाए तो नतीजा बराबर ही आता था, बल्कि कई बार तो उनका गेम स्टेलमेट पे एंड होता था। मतलब यहाँ प्लस वहां माइनस मिला करके दोनों बराबर थे। दोनों शाम नाश्ते के बाद ब्रांडी और सिगार का मजा लेते थे। पर इस शाम कॉर्नेलियस फ्रैंक को एक सरप्राइज देना चाह रहे थे। फ्रैंक ने कहा, मुझे लगता है इस बार तुमने मुझे अच्छा घेरा है यार, यहाँ से निकलने का तो कोई रास्ता ही नहीं है। गेम रिजाइन करके वो और फ्रैंक ड्राइंग रूम की ओर चले गए। ड्राइंग रूम की ओर जाते वक्त फ्रैंक का दिल थम गया जब उन्होंने कॉर्नेलियस की बेटे की तस्वीर देखी। उनको मन में लगा कि आज बात शायद कुछ और होती अगर कॉर्नेलियस का बेटा होता। काश वो हादसा 23 साल पहले ना हुआ होता। कॉर्नेलियस का बेटा आज जिंदा होता और उसने अपनी कंपनी भी नहीं बेची होती। जब वो दोनों ड्राइंग रूम में पहुंचे तो उनका स्वागत एक प्यारी सी फायर प्लेस ने किया जिसको पॉलिन ने उन दोनों के लिए तैयार कर रखा था। पॉलिन कॉर्नेलियस के यहाँ हाउसकीपर थी और वो ये काम काफी ज्यादा समय से कर रही थी, पर आज उसे भी एक सरप्राइज मिलने वाला था। चेस के बारे में बात करते करते वो दोनों सिगार और ब्रांडी का मजा उठा रहे थे, लेकिन कॉर्नेलियस के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उसने सोचा कि चलो फ्रैंक की शाम बिगाड़ने से पहले उसे कुछ पल मजे लेने देते हैं। आखिर उसने इसके बारे में कितने समय से सोच रखा है। कुछ पल का इंतजार और सही। जब फ्रैंक फाइनली रिलैक्स हो गया तब कॉर्नेलियस ने बात छेड़ी। फ्रैंक, हम 50 सालों से दोस्त हैं और ये बात उतनी ही इम्पोर्टेंट है कि तुम एक तेज एडवोकेट भी हो जिसने मेरे लीगल इश्यूज संभाले हैं। इनफैक्ट जब से मिलेसेंट की मौत हुई है तब से तुम ही तो मेरा सहारा हो। तुम्हारे अलावा मैं आखिर किस पे भरोसा कर सकता हूँ। फ्रैंक आराम से उसकी बातें सुन रहा था।
बिना उसकी बात में किसी तरह की दखल अंदाजी दिए। वो जानता था कि माजरा कुछ और ही है, तो उसने सोचा चलो थोड़ा देर इंतजार ही कर लेते हैं। जब मैंने पहली बार कुछ 30 साल पहले अपनी कंपनी चालू की थी, कंपनी के ओरिजिनल डीड्स के तुम ही जिम्मेदार थे, और मुझे नहीं याद कि मैंने किसी लीगल डॉक्यूमेंट पे तुम्हारी निगरानी के बिना साइन किया हो। और इस पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता कि मेरी सक्सेस के पीछे ये एक बहुत बड़ा कारण है। ये तो तुम्हारा बड़प्पन है, फ्रैंक ने कहा, लेकिन सच तो ये है कि ये तुम्हारी ओरिजिनलिटी और एंटरप्राइज थे जिसने तुम्हारी कंपनी को इतनी बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंचाया। वो तोहफे जो भगवान ने मुझे कभी नहीं दिए। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था सिवाय इसके कि मैं तुम्हारा सेवक बन जाऊं। तुम्हारी हेल्प करने के अलावा भगवान ने मेरे पास कोई ऑप्शन ही कहाँ छोड़ा था। फ्रैंक, तुमने हमेशा अपनी काबिलियत को अंडर एस्टिमेट किया है। इस कंपनी की सक्सेस में तुम्हारा एक बहुत बड़ा हाथ रहा था। जितने भी साल ये कंपनी चली, आखिर बात क्या है? सब्र रखो मेरे दोस्त, मेरे दिमाग में काफी सारी चीजें हैं, पहले उन्हें तो तुम्हारे सामने रखने दो। तुम्हें याद है जब 4 साल पहले मैंने अपनी कंपनी बेची, इतने सालों में मुझे पहली बार ऐसा लगा कि मुझे अब थोड़ा आराम करना चाहिए। मैंने मिल को प्रॉमिस किया था कि मैं उसे इंडिया लेके जाऊंगा, फार ईस्ट लेके जाऊंगा घूमने के लिए, लेकिन शायद किस्मत को यह मंजूर नहीं था। फ्रैंक ने हामी में सर हिलाया। उसकी मौत ने मुझे ये समझाया कि आखिर मैं भी तो इंसान हूँ, मुझे भी किसी न किसी दिन जाना ही होगा। अरे ये क्या बात हुई? अभी तो यार तुम्हारे पास काफी लंबा समय है। शायद तुम सही हो, लेकिन इस चीज ने मुझे मेरे फ्यूचर के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया है। बल्कि तुमने मुझे इस चीज के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया है। मैं? हाँ, तुम्हें याद नहीं, कुछ हफ्ते पहले तुमने मुझे मेरे विल के बारे में कुछ कहा था। हाँ याद है, और वो इसलिए क्योंकि तुम्हारी अभी की विल में तुम्हारी सारी संपत्ति मिल को जाएगी। हाँ हाँ, मुझे पता है, लेकिन यार तुम्हारी इस बात ने मुझे बहुत परेशान कर रखा है। आज भी मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ, भले ही मुझे कोई कंपनी नहीं जानी है, और उठ करके घंटों मैं अपने आप में ही सोचता रहता हूँ कि आखिर मैं अपनी संपत्ति किसको दूंगा, अब जब मिल रही ही नहीं। कुछ महीनों से मैं इसी बारे में सोच रहा हूँ। मेरे जितने भी रिश्ते, नाते, दोस्त, यार, सब के बारे में सोचा। मैं ये सोच रहा था कि आखिर उनका व्यवहार मेरे लिए कैसा रहा है। क्या वो मुझे इतनी ही लॉयल्टी, डिवोशन और अटेंशन देंगे अगर मैं कोई गरीब रहा तो? अब मुझे लगता है मुझे भी इस बारे में सोचना चाहिए। अरे नहीं नहीं दोस्त, तुम इन सारी डाउट से अलग हो। तुम इन सारी डाउट से अलग हो। अगर होते तो तुमसे ये सारी बातें नहीं शेयर करता। लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारा ये सब सोचना तुम्हारी इमीडिएट फैमिली के लिए थोड़ा अनफेयर है? हाँ, लेकिन मैं चीजें किस्मत के हाथों नहीं छोड़ना चाहता, इसलिए मैंने फैसला लिया है कि मैं खुद ही इस चीज की जांच करूंगा। मुझे किस्मत के भरोसे नहीं बैठना है। आखिर मुंगेरी लाल के सपनों में मजा कहाँ। इसलिए मेरे दोस्त, मेरी बात ध्यान से सुनो, क्योंकि तुम्हारी मदद के बिना मैं अपने इरादों को कभी पूरा नहीं कर पाऊंगा। मेरे इस खेल में मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। लेकिन पहले यार, तुम ब्रांडी पियो। तुम्हारा ग्लास खाली क्यों है? यार, मैं अगर गरीब रहता तो मेरे आसपास के लोग मेरे साथ कैसा व्यवहार करते, ये जानने के लिए मैंने एक छोटा सा प्लान बनाया है। फ्रैंक ने एक बड़ा घूंट लिया और पूछा, क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? शायद एक नकली खुदकुशी?
अरे नहीं नहीं, उतना भी ड्रामेटिक नहीं, लेकिन ऑलमोस्ट। मैं अपने आप को कंगाल घोषित करने वाला हूँ। सिगार के धुएं के उस पार कॉर्नेलियस फ्रैंक की शक्ल पे एक छोटी सी शिकन देखना चाहता था, लेकिन शायद उसे वो नसीब नहीं हुआ, क्योंकि फ्रैंक जानता था कि खेल तो अभी बस शुरू हुआ है। और तुम ऐसा करोगे कैसे? कल सुबह, कॉर्नेलियस ने जवाब दिया। मैं चाहता हूँ कि तुम उन 5 लोगों को खत लिखो जिनका मेरी संपत्ति पे सबसे ज्यादा हक है। मेरा भाई ह्यूज, उसकी पत्नी एलिजाबेथ, उनके बेटे तिमोथी, मेरी बहन मार्गरेट और आखिरकार मेरी हाउसकीपर पॉलीन। और उस खत में होगा क्या? तुम उन सबको ये बताओगे कि मैंने एक गलत इन्वेस्टमेंट करी है और वो मैंने अपनी पत्नी के देहांत के तुरंत बाद करी थी। उसकी वजह से मैं आज कर्ज में हूँ, बल्कि उनकी मदद के बिना शायद मैं कंगाल हो जाऊं। अब फ्रैंक ने आपत्ति जाहिर की, लेकिन कॉर्नेलियस ने उसे बीच में ही रोक के कहा, पहले सुनो तो सही, क्योंकि तुम्हारा रोल इस प्लान में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसीलिए जब उनको ये भरोसा हो जाए कि मैं बहुत ज्यादा परेशानी में हूँ और मैं उनकी मदद के बिना इससे बाहर नहीं आ सकता, मैं चाहता हूँ कि तुम प्लान का दूसरा फेज एग्जीक्यूट करो, जिससे मुझे पता चल जाए कि वो सच में मेरी परवाह करते हैं या उन्हें सिर्फ मेरे पैसों से मतलब है। मैं ये जानने के लिए बेताब हुआ जा रहा हूँ कि आखिर तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है। कॉर्नेलियस ने ब्रांडी का ग्लास और अपने ख्याल दोनों हाथों में समेट लिए। जैसा कि तुम जानते हो, इन 5 ने कभी न कभी मुझसे कोई लोन लिया है और इनके मैंने कोई रिटर्न डॉक्यूमेंट्स भी नहीं रखे हैं। अब सब विश्वास के ही ऊपर था। अगर मैं लोन की बात करूं तो ये 1 लाख पाउंड जो कि मेरे भाई यूज ने ली थी, से लेकर के 1,000 पाउंड जो मेरे भतीजे टिमोथी ने ली। यूज ने वो पैसे एक दुकान को लीज पर लेने के लिए लिए थे और टिमोथी ने वो 1,000 पाउंड अपनी पढ़ाई के लिए लिए थे। अब क्योंकि यूज का धंधा भी अच्छा चल रहा है तो उसे भी पैसे लौटाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और टिमोथी ने भी अपनी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है, तो उससे पैसे मांगना शायद गलत नहीं है। अरे हाँ, पॉलीन ने भी 500 पाउंड का कर्ज लिया था। वो शायद उसे कोई सेकंड हैंड कार खरीदनी थी, उसी के डिपॉजिट के लिए। अरे लेकिन दूसरा टेस्ट क्या होगा ये तो बताओ। बताता हूँ। जब से मिल की मौत हुई है, इन लोगों ने मुझे काफ़ी सहारा दिया है, जो अगर इनकी माने तो इन्हें करने में काफ़ी अच्छा लगा। ये इनके ऊपर कोई बोझ नहीं था। मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या ये लोग वही काम एक कंगाल के लिए करने के लिए तैयार हैं? फ्रैंक ने कहा, लेकिन तुम ये सब आखिर पता कैसे करोगे? वो साफ होता जाएगा जैसे जैसे हफ्ते बीतेंगे। और अगर इसमें कोई परेशानी आई तो एक तीसरा टेस्ट भी है। क्या मैं तुम्हें समझा बुझा के इस आइडिया से बाहर लाने के लिए कुछ कर सकता हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते, कॉर्नेलियस ने बिना हिचक जवाब दिया। मैं इस चीज को लेकर के काफी ज्यादा श्योर हूँ। हाँ, वो अलग बात है कि मैं तुम्हारी मदद के बिना ज्यादा कुछ कर नहीं पाऊंगा। ज्यादा कुछ छोड़ो, मैं पहला कदम ही नहीं ले पाऊंगा। अगर तुम ऐसा ही चाहते हो कॉर्नेलियस, तो मैं वही करूंगा जो तुम चाहते हो, जैसा कि मैं हमेशा से करता आया हूँ। लेकिन मेरे हिसाब से इसमें एक प्रोविजन होना चाहिए। और वो क्या होगा? यही कि मैं तुमसे अपनी फीस चार्ज नहीं करूंगा, ताकि मैं लोगों को बता सकूं कि मुझे इस काम से किसी भी तरीके का प्रॉफिट नहीं हुआ है और मैं ये सिर्फ एक दोस्त के तौर पे कर रहा हूँ। अरे लेकिन कोई लेकिन नहीं दोस्त, मैंने वैसे ही काफी ज्यादा प्रॉफिट कमा लिया है तुम्हारी उस पुरानी कंपनी के शेयर होल्डिंग से। तुम ऐसा समझ लो कि ये मेरी तरफ से एक थैंक यू गिफ्ट होगा। अरे थैंक यू यार, थैंक यू तो मुझे बोलना चाहिए तुम्हारे इतने सालों की मदद के लिए। तुम सबसे बेहतरीन दोस्त हो।
और यार मैं कसम खा के कहता हूँ, मैं ये सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर देता अगर तुम एक बैचलर नहीं होते। और मैं ये नहीं जानता कि तुम्हें इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला है। जी शुक्रिया। अगर तुम ऐसा करते तो मुझे भी अपनी प्रॉपर्टी को बांटने के लिए तुम्हारे जैसा ही कोई दकियानूसी काम करना पड़ता। खैर मुझे ये बताओ कि तुम्हारी पहली चाल क्या है। कल सुबह तुम उन 500 लोगों को एक लेटर भेजोगे जिसमें मेरी बैंकरप्सी के बारे में, और कहोगे कि उन पे जितने भी मेरे कर्जे हैं वो सूद समेत जितनी जल्दी हो सके वापस कर दे। फ्रैंक ने अपनी नोटपैड में कॉर्नेलियस के दिए सारे डिटेल्स नोट कर लिए। कुछ 20 मिनट बाद सारे नोट्स लेने के बाद उसने अपनी ब्रांडी खत्म की और सिगार बुझा करके चलने को तैयार हो गया। कॉर्नेलियस फ्रैंक के साथ उसे गेट पर रुखसत करने के लिए पहुंचा। फ्रैंक ने पूछा, अच्छा तुम्हारा वो तीसरा टेस्ट कौन सा है जिससे तुम पूरी तरह श्योर हो जाओगे कि तुम्हारा अधिकारी कौन है, जिससे तुम पूरी तरह से श्योर हो जाओगे। फ्रैंक के इस बात पर कॉर्नेलियस ने अपने सारे राज ऐसे खोल दिए जैसे कोई मुजरिम अपना जुर्म कबूल कर रहा हो। सैटरडे की सुबह कॉर्नेलियस को सबसे पहले फोन करने वाला इंसान उसका खुद का भाई ह्यूज था। कॉर्नेलियस को लग रहा था कि उन दोनों की बातें कोई और भी सुन रहा है। मुझे तुम्हारा लेटर मिला आज सुबह, ह्यूज ने कहा। मैं साफ साफ इस पे विश्वास नहीं कर सकता हूँ। तुम बताओ आखिर क्या दिक्कत है, ये कोई गलती तो नहीं हुई है ना। काश मैं तुम्हें कुछ और कह पाता, लेकिन नहीं, ये कोई मिस्टेक नहीं है। आखिर ये हो कैसे सकता है? यूं तो तुम पैसों को लेकर बड़े सतर्क रहते थे, यूं तो तुम्हारी पैसों पर बड़ी पैनी नजर रहती थी। तुमने ऐसा होने कैसे दिया? शायद मेरी उम्र का तगाजा कह लो। मिल की मौत के कुछ हफ्तों बाद मैंने ये सोचा कि मैं अपने कुछ पैसे इन शेयर्स में लगा देता हूँ। ये कंपनी रशिया से इक्विपमेंट्स मंगाती है, तो मुझे लगा ऑयलिंग रिग में काफ़ी ज़्यादा पैसा कमाया जा सकता है। पिछले फ्राइडे ही मुझे पता चला कि ये कंपनी अब नीलाम होने को आई है। अरे लेकिन तुमने अपने सारे पैसे एक ही कंपनी में तो नहीं लगाए होंगे ना? असल में शुरुआत में तो ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन कंपनी के लॉसेस होते गए और मैं उसमें पैसे डालते गया। मैं सोच रहा था अगर मेरा ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट वापस मिल जाए तो वही काफ़ी होगा, लेकिन उस कंपनी के कोई एसेट्स नहीं है क्या जिसे वो बेच करके तुम्हारे पैसे लौटा दे? उन माइनिंग इक्विपमेंट का क्या बताऊं, वो कहीं सेंट्रल रशिया में जंग खा रही है। उन्हें तेल का एक कतरा तक नहीं मिला। अरे फिर तुमने वापस अपने हाथ क्यों नहीं खींचे जब लॉसेस मैनेजेबल थे? क्या कहूँ, गुरूर समझ लो। मैं नहीं चाहता था कि लोग समझे कि मैंने किसी लूजर में पैसे लगाए हैं। अरे तो उन्होंने कुछ तो कंपनसेशन दिया होगा। एक फूटी कौड़ी भी नहीं। मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि मैं खुद रशिया जाके देख सकूं कि आखिर असल में पोजीशन क्या है। मुझ पर बैंक ने एक बैंकरप्सी का नोटिस डाल दिया है और मेरा सर्वाइवल इसी पे डिपेंड करता है कि मैं जितना कम हो सके उतने कम समय में उनको उनके पैसे लौटा दूं। मुझे माफ़ करना यूज, लेकिन कुछ समय पहले, जैसा मुझे याद है, मैंने तुम्हें 1 लाख पाउंड दिए थे। तो मैं सोच रहा था कि अरे लेकिन वो सारे पैसे दुकान में चले गए। और क्योंकि हाई स्ट्रीट में सेल्स हमेशा की जगह काफ़ी लो है, इस वजह से अभी मेरे पास कुछ 1000 पाउंड ही हैं। कॉर्नेलियस को एक आवाज़ सुनाई दी। उसके भाई को पीछे से कोई कह रहा था, और हमारे पास और कुछ नहीं है। हाँ, मैं समझ सकता हूँ तुम किस परेशानी में हो, लेकिन अगर तुम कुछ भी कर सको तो बहुत मेहरबानी होगी मेरे भाई। अगर तुम कुछ पैसे जुगाड़ कर लो, और हाँ, तुम्हें एलिजाबेथ से भी तो बात करनी होगी कि तुम आखिर कितने पैसे जुगाड़ कर सकते हो। तुम सीधे फ्रैंक के ऑफिस में ही चेक क्यों नहीं भिजवाते थे? वही है जो मेरे इस फैले हुए रायते को समेट रहा है। ये लॉयर भी ना
चाहे क्लाइंट का लॉस हो या प्रॉफिट, इन्हें तो हमेशा ही अपना कट मिलने वाला है। सच कहूँ तो इस बार नहीं, फ्रैंक ने अपनी सारी फीस माफ कर दी है इस ओकेजन पे। और हाँ, तुम वो रीफिटिंग के लिए शायद कोई कारीगर भेजने वाले थे। तुम अगर जल्दी भेज सकते तो अच्छा होता, क्योंकि मैं अब ये घर बेचना चाहता हूँ। और किचन रेडी होगा तो मार्केट में इस घर का अच्छा खासा दाम मिल जाएगा। तुम समझ तो रहे हो ना? मैं देखता हूँ मैं तुम्हारी मदद करने के लिए क्या कर सकता हूँ, लेकिन मुझे शायद मेरी टीम को दूसरे प्रोजेक्ट पे शिफ्ट करना होगा। देखो, मैं बुरा तो साउंड नहीं करना चाह रहा, लेकिन मेरी काफ़ी सारे काम बैकलॉग में पड़े हुए हैं। ओह, मुझे लगा तुम बजट में थोड़ा टाइट चल रहे हो। हाँ हाँ है, बजट तो टाइट ही है। मैं ये कह रहा था कि हमें ओवर टाइम काम करना पड़ेगा ताकि हम कम से कम डूबने से तो बचे रहें। हाँ, मुझे लगता है मैं समझ गया, और मैं जानता हूँ कि तुमसे जो बन पड़ेगा तुम करोगे। अब जबकि तुम्हें मेरी सारी सिचुएशन के बारे में पता है। कॉर्नेलियस के अगले शिकार ने उन्हें फोन करने की जहमत भी नहीं उठाई। अरे वो तो सीधे उनके दरवाजे ही चले आई, और तब तक घंटी बजाई जब तक कि कॉर्नेलियस ने दरवाजा खोल न दिया। उनकी बहन सरसराते हुए घर के अंदर दाखिल हुई। कॉर्नेलियस ने नोटिस किया कि वो काफी सारा मेकअप करके आई है। बहरहाल उन्होंने उनका स्वागत किया और बताया कि पॉलीन उस दिन काम पर नहीं आई थी। तुमने बहुत अच्छा किया कि तुम आ गई, मुझे तुम्हारी बहुत ज्यादा जरूरत थी। आखिर इस परिस्थिति में मेरा साथ देने के लिए कौन ही आता। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन आखिर तुमने अपने सारे पैसे कहाँ उड़ा दिए? इससे पहले कि उसका भाई उसे अपने रटे रटाए जवाब दे पाता, उसने फिर से जोड़ा, तुम्हें तो अपना ये घर जरूर बेचना ही पड़ेगा। मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि मिल के मरने के बाद ये घर तुम्हारे लिए काफी ज्यादा बड़ा है। तुम्हें गांव में जाकर कोई बैचलर फ्लैट ले लेना चाहिए। अब ये सब डिसीजंस मेरे हाथ में कहाँ। कॉर्नेलियस ने जितना हो सका उतना दयनीयता से बोलने की कोशिश की। क्या कह रहे हो? मैं तो बस यही कह रहा था कि ये घर और इसके सारी चीजें पेटिशनर ने अपने अंडर ले ली हैं, और बैंकरप्सी के तहत इन्हें अब नीलाम करने वाले हैं। तो तुम मुझे ये कह रहे हो कि एब्सोल्युटली नथिंग इज लेफ्ट? आर यू टेलिंग मी there's absolutely nothing left? Less than nothing would be more accurate. और हाँ, जब मैं विलो से बाहर निकलूंगा तो मेरे पास रहने के लिए कोई जगह भी तो नहीं होगी। इसलिए मैं सोच रहा था कि जब तुमने मिल की डेथ पे मुझे ये कहा था कि मैं तुम्हारे यहाँ आके रह सकता हूँ, तो मैं सोच रहा था मार्गरेट तुरंत मुड़ गई ताकि उसका भाई उसके चेहरे पर आने वाले एक्सप्रेशंस न देख। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा अभी के समय में करना थोड़ा भी मुमकिन होगा। और वैसे भी ह्यूज और एलिजाबेथ के घर में तो काफी ज्यादा खाली कमरे पड़े हुए हैं। हाँ वो तो है। हाँ, लेकिन मैं कह रहा था कि पिछले साल जो मैंने तुम्हें एक छोटा लोन दिया था, अब माफ करना, मुझे ये बात अभी उठानी पड़ रही है। मेरे पास जो कुछ भी था मैंने वो एक इन्वेस्टमेंट में डाल रखे हैं, और मेरे ब्रोकर्स कहते हैं कि अभी वो इन्वेस्टमेंट बेचना सही नहीं होगा। हाँ, लेकिन इतने महीनों से जो मैं तुम्हें जेब खर्ची देता आ रहा हूँ उसमें से कुछ तो बचे होंगे। मुझे नहीं लगता कि कुछ कुछ भी बचा है उसमें से। तुम्हें ये समझना चाहिए कि तुम्हारी बहन होने के नाते मुझे एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना था, और अब जब तुम्हारे अलाउंस नहीं आएंगे तो मुझे अपनी छोटी मोटी सैलरी से ही काम चलाना पड़ेगा। बात तो सही है, लेकिन अगर तुम कुछ भी कर सकती तो अब मुझे जाना चाहिए। देखो, मैं पहले ही अपने हेयर ड्रेसर से अपॉइंटमेंट ले चुकी हूँ और मुझे काफ़ी देर हो रही है। अरे, अब जाने से पहले कुछ सुन तो लो। वैसे तुम मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा दयालु रही हो, तो क्या तुम मुझे टाउन तक के लिए लिफ्ट दे सकती हो?
जब भी मैं तुम्हें कहूँ, कॉर्नेलियस, मैंने तुम्हें हमेशा कहा है तुम गाड़ी चलाना सीख लो। अगर तुम्हें कार चलाना आता तो तुम सबको ये कह नहीं रहे होते कि क्या तुम मुझे लिफ्ट दे सकते हो। लोग तुम्हारे लिए दिन रात हमेशा अवेलेबल नहीं रहेंगे। अच्छा ठीक है, मैं अब चलती हूँ, कुछ होगा तो बताऊंगी। वैसे ये नई कार खरीदी? हाँ। कॉर्नेलियस ने इतना जवाब सुना ही था कि उसने देखा कि मार्गरेट का चेहरा लाल हो गया। मिनटों में ही उसे अपनी फैमिली के असली चेहरे दिखाई देने लगे। वो अपनी स्टडी में वापस गया और फ्रैंक को तुरंत फोन लगाया। फ्रैंक जहाँ काम करता था वहाँ रिसेप्शन पे रिसेप्शनिस्ट ने फोन उठाया। कॉर्नेलियस ने कहा, विंसेंट फ्रैंक प्लीज। तो रिसेप्शनिस्ट ने कहा, हाँ मैं देखती हूँ कि वो फ्री है या नहीं। उसने सोचा, अरे वाह, फ्रैंक ने आखिर सबको बता दिया कि मैं बैंकरप्ट हूँ। देखो तो पहले जब मैं फोन लगाया करता था तो तुरंत मुझे लाइन मिल जाती थी, लेकिन अब तो मुझे लाइन में इंतजार करना पड़ रहा है। वाह, कमाल की बात है। फ्रैंक ने कॉर्नेलियस को बताया कि उसे सुबह से उसके भाई यूश के 2 कॉल आ चुके हैं। तो उसे आखिर क्या चाहिए? उसे बस मामले की तह तक जाना था और ये जानना था कि आखिर उसके ऑब्लिगेशंस क्या क्या है। ये तो अच्छी बात है। तब तो मुझे काफ़ी जल्दी 1 लाख पाउंड भी मिल जाएंगे। मुझे नहीं लगता। वैसे उसकी बोली से ये तो नहीं लग रहा था कि वो पैसे देने में इंटरेस्टेड है। खैर, जैसे ही मुझे कुछ पता चलेगा मैं तुम्हें तुरंत बताऊंगा। वैसे तुम्हें इन सब चीज़ों में मज़ा तो काफ़ी आ रहा होगा। हाँ, आ तो रहा है। बस काश मिल साथ होती। तो तुम्हें पता है वो क्या कहती? अब मुझे बिल्कुल नहीं पता, लेकिन ये जानता हूँ कि तुम मुझे ज़रूर बताओगे अभी। यू आर अ विकेड ओल्ड मैन। और हमेशा की तरह वो सही होती। कॉर्नेलियस ने हंसी के साथ फ्रैंक की हाँ में हाँ भरी। फोन रखते ही पॉलीन नाश्ता लेकर के रूम में आई, लेकिन उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं था, कोई शर्म या ऐसी कोई भी बात नहीं थी। कॉर्नेलियस को लगा कि फ्रैंक की चिट्ठी शायद उसे नहीं मिली है अभी तक। उसने पूछा पॉलिन से, पॉलिन तुम्हें फ्रैंक की चिट्ठी मिली है क्या? जी हाँ सर, मुझे मिली है और मैं अपनी कार तुरंत बेच दूंगी और आपके 500 पाउंड जितनी जल्दी हो सके आपको लौटा दूंगी। लेकिन मैं सोच रही थी, हाँ पॉलिन बोलो, कि मैं आपके काम करके क्या इस उधार को चुका सकती हूँ? वो बात यह है कि मुझे अपनी बेटियों को स्कूल से लाने के लिए कार की ज़रूरत है। कॉर्नेलियस को पहली बार अपने इस खेल पे बहुत गुस्सा आया। कॉर्नेलियस पहली बार अपने आप को गिल्टी महसूस कर रहा था, लेकिन वो ये भी जानता था कि अगर उसने पॉलिन की इस रिक्वेस्ट को मान लिया तो वो अपने सारे किए कराए पे पानी फेर देगा। आई एम सॉरी पॉलिन, लेकिन मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं है। सॉलिसिटर ने भी अपने लेटर में यही बात बताई। आप जानते हैं, मुझे लॉयर्स की बातों पर पूरी तरह से विश्वास नहीं होता है। इस बात ने कॉर्नेलियस को और शर्मिंदा कर दिया, क्योंकि उसकी नज़र में फ्रैंक से ज़्यादा भरोसेमंद कोई था ही नहीं। अब मैं चलती हूँ, शाम को फिर आऊँगी, और ताकि आप ज़्यादा गंद न मचा दें। ठीक है ना सर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? प्रॉब्लम? क्या आप पॉसिबली क्या क्या आप मुझे कोई रेफरेंस दे सकते हैं? अब मेरा मतलब है, मेरी उम्र की किसी भी औरत के लिए आज के समय में काम पाना थोड़ा मुश्किल काम है। चिंता मत करो पॉलिन, मैं तुम्हें ऐसा रेफरेंस दूंगा जो तुम्हें बकिंगम पैलेस में प्लेसमेंट दिला दे। कॉर्नेलियस ने तुरंत पॉलिन की 2 दशक की मेहनत की कहानी अपने पन्नों में उतार दी। थैंक यू पॉलिन, तुमने आज तक जो कुछ भी किया है डैनियल के लिए, मेल के लिए, और हाँ, मेरे लिए भी, यह तो मेरी खुशकिस्मती थी सर। कॉर्नेलियस सोच रहा था कि आखिर कभी कभी खून पानी कैसे बन जाता है। कॉर्नेलियस ने अपनी सारी दिनचर्या अपनी डायरी में नोट की। किचन में जाकर अपने लिए कुछ तैयार करने लगे।
फिर उन्होंने बस लेकर के टाउन की तरफ रुख किया। टाउन जाते ही सबसे पहले वो एक लोकल एस्टेट एजेंट के पास गए। वहां तक जाने के लिए बस का सफर उनके लिए काफी ज्यादा नया था। एस्टेट एजेंट भी उन्हें देखकर कुछ ज्यादा चौंका नहीं। कॉर्नेलियस खुश था कि आखिर उसकी अफवाह कितनी जल्दी फैलने लगी है। मिस्टर कॉर्नेलियस, हम अपने आदमी को कल सुबह विलोज के लिए रवाना कर देंगे ताकि वो आपके एस्टेट का मुआयना करके सही मेजरमेंट ले सके और कुछ फोटोग्राफ्स। और अगर आपकी परमिशन हो तो क्या हम गार्डन में भी एक साइन लगवा सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल। कॉर्नेलियस जोड़ना चाहते थे कि जितना बड़ा उतना बेहतर। वहां से निकल के वो कुछ दूर एक पैकर्स एंड मूवर्स के यहाँ गए। उन्होंने वहां बैठे एक कर्मचारी से कि क्या वो उनके घर का सारा सामान निकलवा देंगे। सारा सामान हाई स्ट्रीट जाएगा, बॉट्स स्टोर रूम। कोई प्रॉब्लम नहीं सर। उसने सारी फॉर्मेलिटीज पूरी की और कॉर्नेलियस से उसका सिग्नेचर मांगा। हमें 100 पाउंड का डिपॉजिट चाहिए होगा। जी हाँ बिल्कुल। और कॉर्नेलियस ने अपना चेकबुक निकाला। माफ कीजिएगा सर, पर हमें सिर्फ कैश चाहिए। कॉर्नेलियस वो मुस्कुराया। आखिर 30 साल में पहली बार किसी ने उसका चेक रिजेक्ट किया हो। ठीक है, मैं आपसे कल बात करूंगा। वापस आते वक्त उसने अपने भाई की दुकान की ओर एक बार नजर डाली। वैसे स्टाफ कुछ बहुत ज्यादा बिजी लग नहीं रहा था। घर आने के बाद उन्होंने फिर से अपनी सारी दिनचर्या को अपने नोटपैड में उतार दिया। जब दोपहर में वो एक छोटी नींद लेने के लिए गए तो उन्हें ध्यान आया कि काफी समय बाद किसी ने भी नहीं उन्हें एक भी कॉल किया हो उनका हाल चाल जानने के लिए। उन्हें उस दोपहर एक अच्छी नींद आई। अगली सुबह जब कॉर्नेलियस उठे और अखबार पढ़ने के लिए गए तो उन्हें ख्याल आया कि पहली बार ऐसा हुआ है कि उनके मेल बॉक्स में एक भी ब्राउन एनवेलप नहीं था, क्योंकि सारे एनवेलप तो एक दिन पहले ही आ गए थे। उन सारे दुकानदारों जिन्होंने कॉर्नेलियस को अपने नाम को उनकी क्रेडिटर लिस्ट में शामिल करने के लिए खत भेजे थे। उन दुकानदारों को उनके सारे उधार चुकाकर वो काफी ज्यादा निश्चिंत हो गए थे। उन्हें लेटर बॉक्स में सर्कुलर्स और ऑफर पैम्पलेट्स के अलावा सिर्फ एक वाइट एनवेलप मिला जो कि लंदन से आया था। यह चिट्ठी उन्हें उनके भाई के बेटे टिमोथी ने लिखी थी। उसने चिट्ठी में बताया कि उसे अंकल के लॉसेस के बारे में पता चला और वो पूरी कोशिश करेगा कि वो शॉर्पशायर आ करके उनसे जल्द से जल्द मिले। भले ही मैसेज बहुत छोटा था, लेकिन पहली बार अपनी फैमिली में किसी ने उसके लिए चिंता जताई थी। जब उसे दरवाजे की घंटी सुनाई दी तो वो तुरंत अपना बोल रख करके दरवाजे की ओर गया। दरवाजे पे एलिजाबेथ थी, उसके भाई की बीवी, टिमोथी की माँ। उसका चेहरा कुछ उतरा उतरा सा, बुझा बुझा सा था। देख के ही पता चल रहा था कि शायद वो रात भर से सोई नहीं है। जैसे ही उसने घर के अंदर कदम रखा वो तुरंत चारों तरफ नजर घुमाने लगी और देखने लगी कि सारी चीजें सही जगह पर तो हैं। ऐसा मानो कि उसे चिट्ठी में लिखी किसी भी बात पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। जो रही सही कसर थी वो एस्टेट एजेंट ने आकर के पूरी कर दी, वही जो घर के मेजरमेंट्स लेने आया था। अगर यूज मुझे अपने लोन का कुछ हिस्सा भी दे पाता तो मेरी बहुत मदद हो जाती। भले ही एलिजाबेथ ने इस चीज की पूरी तैयारी कर रखी थी, लेकिन कुछ देर रुक के उसने जवाब दिया, ये इतना भी आसान नहीं है। देखिए, वो जो लोन था ना, वो कंपनी के लिए था और कंपनी के जितने भी शेयर्स हैं वो तो लोगों में बढ़ चुके हैं। जिन 3 लोगों में वो शेयर बटे थे उन तीनों को कॉर्नेलियस जानता था। तो शायद अब समय आ चुका है कि यूज और तुम अपने कुछ शेयर्स बेच दो। हाँ, और कोई स्ट्रेंजर आकर के हमारी कंपनी पे अपना हक जमा ले। हमने कितने सालों से इस कंपनी पे मेहनत करी है। नहीं,
हम ऐसा नहीं होने दे सकते। और हाँ, वो यूज ने सॉलिसिटर से बात करी थी और उन्होंने बताया कि हम अपने शेयर्स बेचने के लिए बिल्कुल भी बाध्य नहीं है। वैसे तुमने मॉरल ऑब्लिगेशन के बारे में सोचा है? कॉर्नेलियस, ये तुम्हारी इररिस्पॉन्सिबिलिटी थी, हमारी नहीं, कि तुम आज इस गर्त में गिरे हुए हो। श्योरली तुम ये तो नहीं चाहोगे ना कि तुम्हारे चक्कर में तुम्हारा भाई भी अपनी सारी संपत्ति लुटा दे जिस पे उसने इतने साल दिए हैं। कॉर्नेलियस को समझ आ गया कि एलिजाबेथ ह्यूज के लिए सिर्फ एक स्पोक्स पर्सन नहीं, बल्कि घर के सारे डिसीजंस भी वही ले रही है। कॉर्नेलियस हमेशा से जानता था कि उन दोनों में से एलिजाबेथ ही है जो ज़्यादा समझदार है। उसे नहीं लग रहा था कि वो अपने भाई से मिल भी पाएगा जब तक कि कॉर्नेलियस और एलिजाबेथ के बीच में कोई एग्रीमेंट ना हो जाए। पर अगर तुम चाहो तो हम तुम्हारी कुछ मदद कर सकते हैं। कहते कहते एलिजाबेथ ने उस सोने की नक्काशी वाली टेबल पर अपना हाथ फेरा। अब जब तुम ये बात उठा ही रही हो तो मैं तुम्हें बताना चाह रहा था कि मैं इस घर को बेचने की सोच रहा हूँ। कुछ ही हफ्तों में मैं इस घर को मार्केट में इतनी जल्दी, और सारे फर्नीचर का क्या होगा? मैं इन्हें भी बेच दूंगा ताकि मैं अपने सारे कर्ज चुका सकूं। लेकिन जैसा मैंने कहा, यूज को हमेशा से ये वाली टेबल पसंद है, लुई 14। वैसे इसकी कीमत क्या होगी? एलिजाबेथ ने जितना हो सके उतना उसके ऊपर ये चीज़ थोपने के लिए ये बात कही। अगर मुझे सही सही याद है तो मैंने इसे 60,000 पाउंड में खरीदा था, बट वो बात अब 10 साल पुरानी हो चुकी है। और ये चेस सेट, ये तो बस एक मामूली सी कॉपी है। ये तो किसी भी अरब मार्केट में कुछ 100 पाउंड के लिए मिल ही जाएगी। मुझे अब चलना चाहिए, आखिर मुझे एक बिजनेस भी तो देखना है। चलते चलते जब हॉल में एलिजाबेथ ने डैनियल की फोटो क्रॉस की तो कुछ देर के लिए उस फोटो की तारीफ करने के लिए रुक गई। वैसे मैं सोच रहा था कि, हाँ बताओ, कि मुझे कुछ हफ्तों में यहाँ से शिफ्ट करना होगा। तो क्या ये पॉसिबल है कि मैं तुम्हारे यहाँ आके रह सकूं जब तक कि मैं कहीं और जाना अफोर्ड ना कर सकूं? जब मैं कहीं और जाना अफोर्ड कर सकूंगा तो मैं चला जाऊंगा। काश तुमने ये बात एक हफ्ते पहले कही होती, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैंने अपनी माँ को बुला लिया है। टिमोथी का खाली कमरा उन्हें ही दे दिया, और वो तो वीकेंड्स पर ही घर आता है। ओह, ऐसा है। और वो ग्रैंडफादर क्लॉक, ये विक्टोरियन है। इसे मैंने अर्ल ऑफ ब्यूट्स के एस्टेट से खरीदा था। नहीं, मैं ये पूछ रही थी कि इसकी कीमत क्या है। जो भी इसके लिए जो कुछ देने को तैयार हो। वैसे अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बताने से हिचकिचाना मत। हाउ काइंड ऑफ यू। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला तो उसने देखा कि एस्टेट एजेंट गार्डन में एक साइन लगा रहा था, फॉर सेल। और ये देख के एलिजाबेथ थोड़ी ठिठक जरूर गई थी।